हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। अब हम लोग कैपेसिटर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक में एंड कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, एक्चुअली जो भी कैपेसिटर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स ही होता है। तो अभी तक हम लोग इस पे बात नहीं की। कैपेसिटर में हमेशा ये चीज़ था ही, हम लोग इस पे बारे में बस डिस्कस नहीं किए। नहीं, आपको बस बता दें कि वी हैव कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इज अनदर नेम ऑफ इंसुलेटर। ये क्या है? इंसुलेटर। तो हमेशा था, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस इसके बारे में बात नहीं कि सिर्फ इस पे फोकस थे, इधर फोकस नहीं थे कि ये क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अगर हमने मान लिया कुछ इसको चेंज किया तो क्या चेंज हो सकता है, इस पे अभी तक हम लोग ध्यान नहीं दिए। अभी तक हम लोग मान के क्या चल रहे थे कि इसके बीच में वैक्यूम था। अभी तक हम लोग जितना भी किए, हमारे इसके बीच में वैक्यूम अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो कोई मीडियम नहीं था। यहाँ एप्सिलॉन नॉट हम लोग हर जगह रहते हैं। हम लोग कैप्शन में क्या लिख रहे थे? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ कोई मटेरियल मीडियम नहीं था, उसके जगह बस हम मटेरियल मीडियम डाल रहे हैं। वैक्यूम इज ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक having डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्सिलॉन क्या है? 1। तो ये वैक्यूम भी डायरेक्ट्रिक मीडियम ही है, बट अब कोई मटेरियल मीडियम डाल दो। कैपेसिटर वो डायरेक्ट्रिक मटेरियल कह सकते हैं। मतलब कोई मटेरियल मीडियम डाल रहे हैं, पहले वैक्यूम था और क्या कोई मटेरियल मीडियम डालेंगे। ठीक। कुछ न्यू नहीं है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बस वैक्यूम की जगह ये आएगा और कुछ नहीं होगा, कोई नया चीज होने वाला नहीं है। वी हैव टू, जो भी मटेरियल है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अगर हम बांटे हैं, एक कंडक्टर है, कंडक्टर्स, एंड दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स। मींस इट्स अ इंसुलेटर। हम लोग इस पे काफी डिटेल में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आराम, और जब इसके हम लोग अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इधर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इसके अंदर एक ई इंड्यूस्ड होता है। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। सॉरी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा कब तक? जब तक कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफील्ड जीरो है। इनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे ई नेट जीरो हो गया। ये कंडक्टर था। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक पे। डाइलेक्ट्रिक में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है तो बहुत नेग्लिजिबल है। नो फ्री चार्ज कैरियर। इट डजंट हैव फ्री चार्ज कैरियर। बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल फ्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंडक्शन होगा। कैसे होगा हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट थोड़ा सा यहाँ पे सरफेस पे चार्ज आएगा। इधर ई इंड्यूस्ड आएगा, बट यहाँ पे ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। अब बिल्कुल इसके इक्वल नहीं हो, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे ई नेट जीरो नहीं हो पाया। अगर ई नेट जीरो तो कंडक्टर हो गया। और अब ये ई नेट कितना कम होगा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे, कितना ज्यादा इंडक्शन होगा। जिसके पास जितना ज्यादा इंडक्शन होगा मींस वो इसके क्लोज आते जाएगा। जो जितना अच्छा इंसुलेटर है उसमें इंडक्शन उतना कम होगा, ई नेट में वेरिएशन उतना कम होगा। मतलब ई एक्सटर्नल, अगर आपके अंदर ई नेट ई के क्लोज है, मतलब मटेरियल अच्छा इंसुलेटर है, राइट? ये ई इंड्यूस क्या होगा? ई नेट कितना होगा? इट डिसाइड्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वही प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक, जो हम बाद में पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस हम आपको इतना सिखाएं, तो जो मैं बोला हूं कि हमारे पास दो तरह का मटेरियल था, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक्स बिकम्स जीरो। कैसे? हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, उधर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अंदर इंड्यूस्ड हुआ, नेट जीरो हो गया। यहाँ पे भी ये कुछ करना चाहता है बट वहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री नहीं है, तो उसके अंदर ई नेट जीरो नहीं कर पाता है, कुछ ई इंड्यूस्ड होगा, सो ई नेट विल बी लेस देन ई एक्सटर्नल। अब वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, कितना कम करेगा, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, सो वहां पे ई इंड्यूस जीरो होगा, सो वैक्यूम में ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू ई नेट। ठीक है, और कोई मीडियम में थोड़ा कहो, कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ इंडक्शन होगा, कैसे होगा अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स की। सो पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये पार्ट एनसीईआरटी में ऐसे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। So dialectics. We have two types of dialectics: polar and non-polar. Polar and non-polar. Right? अब देखो, polar means जैसे हम लेते हैं HCl, ये एक मीडियम है, फ्री चार्ज नहीं है, बॉन्डेड है आपस में, बट यहाँ पे कुछ प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। इट हैज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब इसके हर मॉलिक्यूल का कुछ डायपोल मोमेंट है। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक में एवरी मॉलिक्यूल हैज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। बाहर शुरू कर दिया हल्ला, इंतजार कर रहे थे, बंद किया, शुरू की, फिर वो स्टार्ट कर। सो इट हैज सम, एवरी मॉलिक्यूल हैज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट, has dipole moment। हम लोग पढ़ चुके, जब प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल बनाता है, इसके कुछ सेपरेशन होगा, कुछ बॉन्ड लेंथ, आप लोग पढ़ चुके केमिस्ट्री में, डायपोल मोमेंट की केमिस्ट्री में निकाले हो, तो इट हैज सम डायपोल मोमेंट। बट अगर एक वॉल्यूम लेते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो रेंडमली, अगर हम मानते हैं HCl का कोई वॉल्यूम लेते हैं, तो इसमें जो मॉलिक्यूल हो गए they will be arranged randomly। तो इसमें थर्मल एजिटेशन है, रैंडमनेस है, तो टोटल डायपोल मोमेंट और वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। सो ईच मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट, बट कोई वॉल्यूम पकड़ेंगे उसमें ऐसा नहीं डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट और वॉल्यूम बिल्कुल रैंडमनेस है, तो सारा वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो। सो डायपोल मोमेंट ओवर अ वॉल्यूम इज जीरो, डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर की। सॉरी, थर्ड नॉइज होगा ही, मशीन चल रहा है बगल में। सो इसमें मॉलिक्यूल का डायपोल नॉन जीरो है, बट और वॉल्यूम डायपोल जीरो है। अब नॉन पोलर, जैसे कोई भी एक एटम लेते हैं, एक अगर न्यूट्रल एटम है, सो यहाँ पे जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, राइट। सो इसका डायपोल क्या होगा, वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर डायपोल इसका इधर इधर इधर, अल्टीमेटली डायपोल क्या होता है, जीरो। सेम थिंग है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज का सेंटर सेम है, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज बिल्कुल सेम ही पॉइंट पे, सेंटर ऑफ चार्ज बोल लेते हैं सेम है, तो डायपोल जीरो है। जैसे H2 है, HH या CO2, तो इस सब का डायपोल क्या है, जीरो, वो हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मींस यहाँ पे हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है। सो हर मॉलिक्यूल का भी जीरो है और ओवरऑल वॉल्यूम भी जीरो है। आई एम राइटिंग फॉर डायपोल मोमेंट, वहां पे हम लोग P यूज करते थे, यहाँ पे म्यू लिख दिए क्योंकि बहुत जगह म्यू मिलता है, तो आप जो लिखो यहाँ पे हम म्यू से लिखेंगे, हम बाद में लिखेंगे P पोलराइजेशन वेक्टर, उसके लिए हम डिनोट करेंगे, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट को क्या लिख रहे हैं, म्यू। तो यहाँ पे म्यू हम किसके लिए सिंबल दे रहे हैं, डायपोल मोमेंट के लिए, डायपोल मोमेंट। तो मटेरियल क्लियर है, ठीक है। सो हम नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक पे
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? हम लेते हैं एक नॉन पोलर पल लेते हैं मटेरियल मीडियम, नॉन पोलर मीडियम है, मतलब उसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ अलग है। सो हमारे पास एक नॉन पोलर मीडियम है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसका भी जो है कुछ थर्मल रेंडमनेस है, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे होता है माइनस इधर है प्लस यहाँ पे है, कुछ भी है थर्मल रेंडमनेस है, हम कुछ भी आप बना दो, कोई पार्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है। सो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। कुछ ऐसा है, दे रैंडम ओरिएंटेशन। तो मैंने सिर्फ बना दिया कुछ भी, दे रैंडम, रैंडमनेस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे किसी वॉल्यूम में टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, और अभी कोई यहाँ पे कोई हर जगह किसी भी नेट चार्ज तो 0 होगा ही, किसी वॉल्यूम में माइनस प्लस चार्ज तो इक्वल है, डाइपोल है, डाइपोल का नेट चार्ज 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब देख रहे हैं ई एक्सटर्नल के साथ क्या इफेक्ट होगा। इधर हमने ई एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम एक डाइपोल लेते हैं, कोई भी एक डाइपोल लेते हैं, मान लीजिए डाइपोल है। अब यहाँ पे अगर हम ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस डाइपोल को हम फील्ड में रखेंगे, इधर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई और इधर लगेगा Q इंटू ई, राइट? तो इसके कारण नेट फोर्स तो 0 बटे टॉर्क लगता है, टॉर्क ऑन डाइपोल P क्रॉस E। तो यहाँ पे P इधर है और E इधर है, तो इधर एक टॉर्क लगेगा, एंड डाइपोल विल ट्राई टू ओरिएंट itself like this। डाइपोल ये होना चाहेगा, नहीं, सो डाइपोल ये होना चाहिए, बिकॉज इस केस में एनर्जी मिनिमम था, आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पी डॉट ई। जब P और अभी P इधर हो गया, E भी इधर है, P और E के बीच एंगल 0 डिग्री हुआ, एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। सो हर डाइपोल ऐसा होना चाहेगा, मींस सारे डाइपोल पे टॉर्क लगेगा और वो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, राइट? तो इस केस में एनर्जी मिनिमम है, ओके। बट ये डाइपोल तो फ्री नहीं है, फ्री रोटेट तो नहीं है, ये तो बॉन्डेड है, मटेरियल के अंदर है, मॉलिक्यूल फ्री तो होता नहीं है। सो देयर विल बी सम अलाइनमेंट, रैंडमनेस खत्म हो जाएगा। जो पहले इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली रैंडम था, किसी वॉल्यूम में नेट चार्ज 0 था, अब जो है वो रैंडमनेस खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो हर डाइपोल चाहेगा इस फील्ड में अपना एनर्जी मिनिमाइज करना, और मिनिमाइज कब होगा, जब P और E पैरेलल हो जाए। तो पूरा पैरेलल तो अपने आप को नहीं कर पाएगा, दे विल ट्राई टू अलाइन अलोंग दिस लाइन, तो उसके कारण कुछ एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन आएगा। सो रैंडमनेस खत्म हो जाएगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करने के बाद, बिफोर अप्लाइंग फील्ड ये था, ये क्या था, बिफोर अप्लाइंग फील्ड कंप्लीट रैंडम। अब आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग ई एक्सटर्नल, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वो चाहेगा अपने आप को अलाइन करना। तो हमने बोलेंगे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएगा, बट कुछ ऐसा हो जाएगा, मानते हैं कुछ कोशिश किया वो करने का, कुछ हो पाया, थोड़ा सा हो पाया, पूरा नहीं अपने आप को अलाइन कर पाया। कुछ ऐसा हो गया। कंप्लीट थ्योरेटिकल थिंग है, एनसीईआरटी में आपको अच्छा फिगर मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कलरफुल फिगर है। सो मैं बस आप जो बता रहा हूँ थ्योरी, मैं जो इंटरेस्ट है आपको बस समरी बताना। अब क्या हुआ, अभी भी अगर हम बीच में कोई वॉल्यूम लेते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम नेट चार्ज क्या होगा, 0। आपको हम दिखाएं इतना का मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो आपको दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो इतना कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा।
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने वॉल्यूम सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो हम आपको बस एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनाए, वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, स्पेसिंग बहुत कम है। सो ओवर अ वॉल्यूम नेट चार्ज का जाएगा 0। बट इस सरफेस पे यहाँ आ गया माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे आ गया प्लस 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 प्लस। सो जब हमने एक्सटर्नल, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, सिग्मा। आपको जो हम बताए थे, आपको जो हम बताए कि एक्सटर्नल फील्ड में डायरेक्ट कंडक्टर में हुआ था, इस डायरेक्ट में भी होगा, बट कंडक्टर में सिग्मा बहुत ज्यादा था, उसने ई नेट 0 कर दिया। यहाँ पे कम होगा, अंदर ई नेट 0 नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे एक सरफेस पे एक इंड्यूस चार्ज आ गया, अंदर अभी भी चार्ज किसी वॉल्यूम में क्या है, 0। अब जब एक इंड्यूस चार्ज है, अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, हम बीच में जो चार्ज 0 है तो हम सिर्फ ऐसे दिखाते हैं। यहाँ आया माइनस 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 माइनस, और यहाँ आया प्लस 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 प्लस। This is minus sigma induced, this is plus sigma induced. So यहाँ पे होगा एक induced electric field in this direction, और इधर मेरा है E external. So अगर हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, so E net equal to होगा E external plus E induced. This is vector sum. अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, they are opposite signs. So E external minus E induced. So E net का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्सटर्नल से थोड़ा कम हो जाएगा, राइट, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहां पे एक इंड्यूस चार्ज आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, ये हम लोग बात के नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। अब बताओ ये चार्ज अभी फ्री है क्या? नहीं। आप कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे फ्री चार्ज है, नहीं, अभी ये भी बॉन्डेड ही है। तो ये भी सरफेस चार्ज, ये फ्री है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, बिल्कुल फ्री नहीं है, डायपोल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इट्स अ बॉन्डेड चार्ज, ये फ्री चार्ज नहीं है, ये बाइंडेड है। दे आर नॉट फ्री टू मूव, सभी भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ये फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये चार्ज को कैरी, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री टू मूव है। ओके, ये था हमारा नॉन पोलर। अगर पोलर होगा तो हमने बोला कि पहले उसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज का सेंटर सेम था। अब हमारे पास एक सॉरी ये पोलर मॉलिक्यूल था। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सो नॉन पोलर मींस कोई भी हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है। पहले कुछ ऐसा था, प्लस माइनस चार्ज का सेंटर सेम है। ठीक है, मैं आपको कम दिखा रहा हूं स्पेसिंग के साथ। अब हमने यहां पे यह है बिफोर अप्लाइंग फील्ड। बिफोर अप्लाइंग फील्ड, अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ई एक्सटर्नल। जब अप्लाई करेंगे तो प्लस पे, अगर यह प्लस माइनस है, प्लस पे फोर्स लगेगा, माइनस पे फोर्स इधर लगेगा। सो अब ये कुछ इलोंगेट होगा, राइट, प्लस जाएगा उधर, माइनस जाएगा इधर, तो सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा शिफ्ट करेगा, ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस, कुछ यहाँ पे उसके बीच का डिस्टेंस आ गया। अब सेंटर ऑफ चार्ज सेम नहीं रहा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो पूरे क्लास में यही करते रह जाऊंगा। कैसे हुआ, क्लियर है? Now again you can see over a volume,
नेट चार्ज क्या है, अंदर क्या है, 0, अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, बट सरफेस पे फिर से एक चार्ज आ गया, दैट इज सिग्मा इंड्यूस्ड अगेंस्ट नॉट फ्री चार्ज, इट्स अ बॉन्डेड चार्ज, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। सो यहाँ पे एक ई इंड्यूस होगा और ई नेट डिक्रीज कर जाएगा, ई एक्सटर्नल कुछ इधर है, ई नेट विल बी ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं? सो ये हुआ प्रॉपर्टी। इसी में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसको ब्रेक कर देगा। Now they will behave like a free charge carrier. This is called dielectric breakdown, and insulator will start behaving like conductor. अगर आपने इस डायलेक्ट्रिक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इसके जो ये बॉन्डेड फ्री चार्ज, बॉन्डेड चार्ज है, ये आपस में ब्रेक हो गए, ये ब्रेक हो गए, आपस में ब्रेक हो गए, पूरा फ्री हो गया, फ्रीडम मूव हो गया। सो अब ये फ्री चार्ज कैरियर बन गया। जब फ्री चार्ज कैरियर बनेगा तो बिहेव लाइक इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर। सो अब यहाँ पे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रहा, तो कैपेसिटर के बीच में अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, उसके बीच का जो इंसुलेटर है वो हो जाएगा कंडक्टर, और जब कैपेसिटर के बीच इंसुलेटर हो जाएगा कंडक्टर, मींस यहां से यहां करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहां कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। So maximum external field that can be applied is called dielectric strength. उसको हम आपसे भी पढ़ लेंगे। So अब भी मैं क्या बता रहा हूँ कि external field अप्लाई करने से इनेट का डिक्रीज हो गया, ठीक है। So ये हुआ प्रॉपर्टी ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, कैसे काम करता है, कैसे वहां पे सिग्मा इंड्यूस्ड आ रहा है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज होगा? सो हमको सिलेबस में पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आइसोट्रॉपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक। हमको सिलेबस में ही पढ़ना है, जो मटेरियल होगा लीनियर डायलेक्ट्रिक्स। उसकी प्रॉपर्टी है कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में आपको पढ़ना नहीं है चीज, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। दैट इज सम कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सब्सिट्यूट ऑपरेट करता है मीडियम into E. This polarization vector, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, that will be proportional to applied dipole moment per unit volume will be proportional to applied external electric field. That is called, ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे डिटेल में, एनसीईआरटी बस इतना लिख के छोड़ दिया, ये सब चीज आपको पढ़ना है मैनेजमेंट में डिटेल में, बट यहाँ पे नहीं, वो भी मैनेजमेंट सिलेबस से हटा दिया इस साल के लिए। सो दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। सो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, बस आपको ये मानना है कि हमको सिलेबस में पढ़ना है, वहां पे जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये होगा प्रोपोर्शनल होगा। सो ई नेट जो होता है ना, ई नेट that will be equal to E external by dielectric constant. This K is called dielectric constant. It is property of medium. So आपको बस ये याद रखना कि हमें जो पढ़ना है लीनियर डायलेक्ट्रिक्स, एक्सोट्रोपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक्स, उसमें अगर हम कोई बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसका जो इनेट होगा इट विल बिकम E external by K. This K is called dielectric constant. This is nothing, it's something like ER, relative permittivity of medium. ER is relative permittivity of medium. ये हो जाता है, इनेट ये हो जाएगा, ठीक है, ये वो पढ़ना है। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, E net equal to E external by K, the K is called dielectric constant. अब हम लोग आते हैं
एक डायलैक्ट्रिक्स में, अब हम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये दिखाएंगे कि यहाँ पे माइनस चार्ज है सरफेस पे और यहाँ पे है प्लस चार्ज। इधर हमारा ई एक्सटर्नल ई है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सो ई नेट इक्वल टू ई बाई के। सो इधर मेरा ई इंड्यूस्ड होगा, means E minus E induced equal to E by K. So what is E induced? E minus E by K. That is E into 1 minus 1 by K. अब अगर हम देखें रेक्टेंगुलर टाइप का शेप है, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा है, यहाँ पे प्लस सिग्मा है, और हम बात करते हैं कैपेसिटर में। अगर हम बात करें, मेरे पास एक कैपेसिटर के बीच में डायरेक्ट डाल दिया, आपको पता है ये डायमेंशन बहुत छोटा है, इसके स्पेक्ट में इसको हम इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं, तो इसके कारण इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगा बोलो? सिग्मा, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसके कारण सिग्मा 2 एप्सिलॉन इधर, मींस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E into 1 minus 1 by K। यही ना? और अब हम मानते हैं बाहर से हमने डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे चार्ज दिया था, इधर प्लस सिग्मा, इधर दिया था माइनस सिग्मा। दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। आपको ध्यान कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ऑल्दो ये चार्ज भी अंदर होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बाहर दिखा रहे हैं, बिकॉज अंदर हमने चार्ज दिखाया डायरेक्ट्रिक का। रियल में ऐसा होता, यहाँ प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट्रिक डाला है, डायरेक्ट्रिक पे यहाँ माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, ब्लैक से हमने डायरेक्ट्रिक का चार्ज दिया, माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई, और ये बाहर का चार्ज जो फ्री चार्ज है कैपेसिटर पे, ये है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ये फ्री चार्ज है, हमने बाहर से चार्ज दिया है, ये फ्री चार्ज है, डायरेक्ट्रिक पे बॉन्डेड चार्ज है। सो इस केस में ये जो ई एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा? ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है। अब हम क्या किए हैं? डायरेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाल दिए। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पे चार्ज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा था, तो यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम कंप्लीटली डायरेक्ट्रिक से फिल कर दिए। सो डायरेक्ट्रिक से जो फिल किए, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आया माइनस माइनस माइनस, यहाँ आया प्लस 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 प्लस। सो ये सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा इंड्यूस, ये है प्लस सिग्मा इंड्यूस। हम सिग्मा इंड्यूस निकालना चाह रहे हैं। सो मेरा ई क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, where sigma is charge density on capacitor। यहाँ सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन कैपेसिटर, दैट इज फ्री चार्ज। हमने जो बाहर से दिया है क्यू चार्ज, सिग्मा इज क्यू बाय ए। सो दिस एप्सिलॉन नॉट गॉट कैंसल, तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 बाय के। इसको याद करने जो अपने आप तुरंत ड्राइव कर सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है कि जब डायरेक्ट्रिक हमको हमारे सिलेबस में गया, डायरेक्ट्रिक हमारे पास है, उसमें हम ई एक्शन अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई बाय के। अगर हम डायरेक्ट्रिक में, अगर डायरेक्ट्रिक कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम है, उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्ट्रिक बिकम्स ई, डायरेक्ट्रिक बिकम्स ई बाय के, where K is dielectric constant of medium। Without नहीं? So अब कैपेसिटर डायग्राम आए, वहां पे सिग्मा इंड्यूस किया होगा, where sigma is charge density on कैपेसिटर प्लेट and K dielectric constant, K is same as epsilon r। कंफ्यूज मत करना, जो हम लोग कूलम्स लॉ में epsilon r पे रिलेटिव परमिटिविटी, वही यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कोई नया चीज हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। ये अभी हमने डायरेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, बस अभी हम कैपेसिटर पे आ गए, हम डायरेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा आते हैं गॉस लॉ, जो हम लोग पढ़े थे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 3-4 मिनट्स। हमने गॉस लॉ क्या पढ़ा था? E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught। और हमने कहा था कि वैलिड वैक्यूम एज मटेरियल मीडियम, और वहाँ पे हमने ये लिख दिया था, आपको हम लिखवाए भी थे
कि इन मेटेरियल मीडियम दिस इज गॉस लॉ। वहां बस हम लिखवा के छोड़ दिए थे, इस पर डिस्कशन नहीं किए थे। आज के लिए इसको बचा के रखे थे। अब थोड़ा इसको समझते हैं क्या हो रहा है। एक सिंपल हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस। और अगर हमने यहाँ पे कुछ मेटेरियल मीडियम डायरेक्ट्रिक मीडियम इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक मीडियम इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अब ध्यान दें। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है कूलम्ब्स लॉ में, उसके कारण जो फोर्स होगा प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड +1 कूलम्ब की बात करें, यहाँ पे +1 कूलम्ब है, तो सिर्फ इसके कारण इस पे कोई फोर्स में फर्क पड़ेगा? यहाँ पे वैक्यूम और मीडियम हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे चाहे वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो, इस +1 कूलम्ब चार्ज पे सिर्फ क्यू कारण फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जब क्यू चार्ज दिए हैं, अब डायरेक्ट्रिक मीडियम है, सो अगर यहाँ पे क्यू कारण कुछ एक्सटर्नल, इस क्यू का क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर इस क्यू का फील्ड है, उस फील्ड के कारण डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ, और यहाँ पे सरफेस पे एक माइनस चार्ज कुछ वहां पे आ गया। ऐसा कुछ। ये बिल्कुल सही है, मीडियम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्यू इनक्लोज नेट होगा। मतलब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला दोगे तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है कि सब जगह अप्लीकेबल है। हियर क्यू इनक्लोज इट टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज मींस फ्री प्लस बॉन्डेड। उसका प्रूफ भी कर दूंगा। फ्री प्लस बॉन्डेड इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब हमको ये बॉन्डेड चार्ज निकालना टफ होता है, हम लोग इसको नहीं यूज करके इसको यूज करते हैं। एंड हियर इट इज ओनली क्यू फ्री। ये सिर्फ फ्री चार्ज है। अब हमको तो जरूरत नहीं है। अगर हम इसने ये लगा दिया, सो अब हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। हमको मान लो इस पॉइंट पे ई निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू फ्री। ये तो बॉन्डेड चार्ज है। ये जो चार्ज था डायरेक्ट्रिक में बॉन्डेड है। आपको जो इंड्यूस चार्ज सरफेस पे था, आपको हम बताया तो फ्री नहीं है। सो फ्री चार्ज से कभी भी क्यू है, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड सो ई बिकम्स के क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। सो नीचे एप्सिलॉन आर आ गया। सो हम लोग जब ये लिखते हैं, बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्री चार्ज की। बिकॉज ये कन्वर्ट करना टफ है, हमारे ये काम हमको आसान करता है। इससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दिस इज ई नेट ड्यू टू दिस एंड दिस। सेकंड कैपेसिटर में भी जो हम लिखा है, रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं कैपेसिटर के बीच में, मानते हैं हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उन दोनों से दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाना थोड़ा आसान है। इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इसके अंदर रेक्टेंगुलर स्लैब डाल दिया। ठीक है। अब हमें इसके अंदर ई नेट निकालना है। क्या करेंगे बोलो? इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा, ये भी अंदर हम बाहर आपको बस दिखा रहे हैं। ये भी ना सब प्लेट होता है।
कंफ्यूजन इसलिए हम बाहर दिखा रहे हैं। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। अभी आपको हम दिखा चुके हैं इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, सो E इक्वल टू क्या होगा, E नॉट बाई के है, E सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए मेरे रिजल्ट, ये हमको पता है और हमने ये निकाल लिया है। अभी हम ये निकाल लिया है, ये हमको पता है। अब हमको दिखाना है कि दोनों तरीका जो हमने फ्री चार्ज वाला लिया, हम अब आपको ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये निकालना है दो तरीके से। अब आपको यहाँ पे बाउंड्री चार्ज मालूम है, तो पहले आप ये यूज करना, चूंकि ये नहीं इंपॉर्टेंट है तो मैं तो क्लास में करूंगा नहीं। Q टोटल इनक्लोज टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करना। फिर यहां रखना इस पॉइंट पे ये आता है कि नहीं आता है, फिर ये यूज करना E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनक्लोज फ्री बाय दिस। अब यहाँ पे K लगा दिए, दोनों केस से आपको रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग हमेशा ये यूज करते हैं बिकॉज ये बॉन्डेड यहाँ पे तो निकल गया आसानी से, हर जगह निकल नहीं पाता है, वो निकालना टफ है, इसलिए हमें यूज करते हैं बिना बॉन्डेड चार्ज निकाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। ये होमवर्क है, अगर दिक्कत हो तो इससे हमें प्रूव किया हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि आपको इस सिलेबस में सब पढ़ना नहीं है, मैं आपको बस बता दिया कि आपके दिमाग में होना चाहिए जब हम ये लगा दिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ फ्री चार्ज लेना है, बॉन्डेड चार्ज नहीं। अगर कभी आपको कंफ्यूजन आ जाए, इससे आप लोग इतना आप लोग सोचते नहीं हो, नहीं। अगर हम कोई क्वेश्चन पे ड्रॉ करें लगेगा सर ये चार्ज लें कि ना लें, ये भी तो इसके अंदर इंक्लोज चार्ज है, तो उस केस में आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप ये चार्ज ले रहे हो तो ये यूज करो, अगर सिर्फ फ्री चार्ज ले रहे हो सेकंड वाला यूज करो, ठीक है। ओके, सो ये आपको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है डायलेक्ट्रिक मीडियम का कि अगर हम डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E बाई के, वेयर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक्स। अभी तक हम उसे वैक्यूम कर रहे थे, अब डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, बताओ, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम? 1. So K is greater than equal to 1. K is 1 for vacuum, ये हम लोग एयर के लिए मान लेते हैं, बट परफेक्टली 1 किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। What will be K for conductor? आप इसे करो, अब जस्ट उससे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड becomes E by K. So conductor इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0. If we apply external electric field inside electric medium, electric field becomes net electric field becomes E by K. Okay. Inside conductor, what is electric field? 0. So here K equal to infinity. So K is infinity for conductors. Conductor के लिए क्या है? Infinite. For vacuum it is 1. And K is always greater than equal to 1. ये important है, आपको कहाँ है मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे वहाँ पे जो म्यू आर होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे E R एप्सिलॉन R is always greater than equal to 1. ये कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, वो लॉजिकल है। 1 छोटा बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन हम लोग देखते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिक्रीज ही करेगा। वैक्यूम में E नेट इक्वल टू एक्सटर्नल रहा, उसके अलावा कोई मीडियम रहेगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन सरफेस एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस देन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ओके, सो नाउ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक मीडियम। सो हमारे पास कैपेसिटर है, चार्ज है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और इसके बीच हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सो वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। आपको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, राइट? उसकी ज्योमेट्री पर उसके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अब तो मीडियम चेंज कर दिया, वैक्यूम से मीडियम डाल दिया। अभी तक हम जितना पढ़ते कैपेसिटेंस उसके बीच में क्या था? वैक्यूम। अब हमने बीच में मेटल मीडियम डाल दिया, तो मीडियम चेंज कर दिया। मैं आपको बार बार बोलता कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स।
मीडियम चेंज, कैपेसिटेंस चेंज करना चाहिए। लेट्स सी, हमने बोला जब भी कैपेसिटेंस निकालना है सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। सो अब इसके अगर बीच का सेपरेशन d है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, इनसाइड बिटवीन कैपेसिटर, E by K. So electric field is now, net electric field is sigma by K epsilon naught. So now delta V equal to E into D, that is sigma by K epsilon naught into D, that is Q by A K epsilon naught D, that is delta V. So ये पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two plates. So what is Q by V? Q by V equal to K A epsilon naught by D, that is K into C, where C A epsilon naught by D. Means अगर कैपेसिटर डालने से पहले अगर कैपेसिटेंस C था, अगर डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस C था, नाउ कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। अगर पहले C था तब क्या हो गया, K into C। तो ये भी एक थंब रूल है, वो सिंपल तरीका, अरे कुछ नहीं, हम जो फॉर्मूला पढ़े थे C का A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये वैक्यूम में था। सो अब कोई मीडियम होगा तो यहाँ एप्सिलॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, ये तो क्या है। सो बिल्कुल थंब रूल, अगर बीच में डायरेक्ट डालेंगे कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, बिना कुछ सोचे हुए हमेशा होगा। इनफैक्ट कहीं कहीं आपको डायरेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी लिखा रहता है डिफिनेशन में ही, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन ही है कि अगर जितना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा दैट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफ वी इंसर्ट डायरेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट and its dielectric constant is K, then always capacitance becomes K into C, means it will increase by K times, it will become K times of initial capacitance हमेशा। ये बिल्कुल थंब रूल है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक कभी भी जहां भी डालना है, अगर आपने कैपेसिटर के बीच के पूरे वॉल्यूम को डायरेक्ट्रिक से फिल कर दिया, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। So if we insert dielectric constant K between capacitor plates, then its capacitance becomes K times of, then its capacitance becomes K times of initial capacitance। मतलब अगर उसका कैपेसिटेंस पहले C था, अब क्या हो जाएगा K इंटू C, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिफिनेशन आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मान सकते हो कि जब भी डायरेक्ट्रिक से कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल करेंगे इट विल बिकम K टाइम्स। कंप्लीटली फिल कर लें, कंप्लीटली पूरे डी वॉल, पूरे डी डिस्टेंस में इसको हम डालें, पूरा एरिया में डालें, ये आपको ध्यान रखना है। आप लिख सकते हो कंप्लीटली फिल्ड। पार्शियल में क्या होगा हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, हमने उसके बीच के वॉल्यूम को कंप्लीट पूरा फिल किया है। कंप्लीट फिल करने पे K टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो अब होता है कि हम डायरेक्ट्रिक डाल ही क्यों रहे हैं भाई, हम कैपेसिटर प्लेट के बीच डायरेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बिकॉज K इज मोर देन 1। अगर वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है, K क्या है, मोर देन 1। सो अगर K टाइम्स हो जा रहा है C, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सो पर्पस ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या है, हम क्यों डालते हैं। फर्स्ट, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस पहले C था, तो अब क्या हो गया, K इंटू C, ऑलवेज इंक्रीज करेगा बिकॉज K कभी 1 से छोटा है। सेकेंड थिंग, इट प्रोवाइड्स support to capacitor plate।
हमने बोला हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, फिर पास क्यों होता है, बीच में डायरेक्ट डाला हुआ है, ये इसको आने से रोक रहा है, कि सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको बोला था कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक मीडियम है और यहाँ पे मेटल कोटिंग कर दिए हैं, सो दिस एक्ट्स लाइक कंडक्टर, और बीच में इंसुलेटर है डायरेक्ट्रिक का, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो इसने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया और मेटल प्लेट को सपोर्ट भी दिया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट्रिक डालते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लिखना आपको कंप्लीट में ब्रेकडाउन वोल्टेज बीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरा लिखना, इसको हम सिंबल देंगे ES, उसका देंगे BV। सो व्हाट इज डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied across dielectric medium without losing its insulating property। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, इसको इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कि हमने आपको बताया कि अगर E एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसके जो बॉन्डेड चार्ज बिकम्स फ्री, और फ्री चार्ज हो जाएगा मतलब कंडक्टर। तो इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है नहीं, हमको चाहिए, जरूरत है। कैपेसिटर में हमको इसके बीच चाहिए इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, तभी यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, अदरवाइज चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएगा। कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करना है, सो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज चाहिए, तभी एनर्जी स्टोर कर पाएगा। अगर चार्ज फ्लो कर गया तो यहाँ कोई चार्ज आया ही नहीं, तो फिर क्या कंडक्टर अंदर करके जीरो होता है, यहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाएगा। हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी डेंसिटी होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये दिखाया था ना। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इफ इट बिकम्स कंडक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो उस केस में तो यहाँ से यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा, चार्ज फ्लो कर जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा, मींस इसके अंदर एनर्जी जीरो हो जाएगा। मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। तो हमको इसको इंसुलेटर रखना है। अगर आपने बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अब ले गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अगर एक लिमिट तक ठीक है, उससे ज्यादा होगा it will become conductor, so इस अपना प्रॉपर्टी लूज कर गया। so that maximum electric field is called dielectric strength। तो इसका सिंबल क्या है, ES। so ES is a property of medium। डायलेक्ट्रिक मीडियम कितना झेल सकता हो, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, ये प्रॉपर्टी ऑफ डायलेक्ट्रिक, ये मीडियम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज अब ये क्या है भाई, अब ये हम बात करें कैपेसिटर की। जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस that can be applied across capacitor plates, across capacitor plates without dielectric breakdown। Now what is dielectric breakdown? ये क्या है, वही अगर हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। If we apply external electric field more than dielectric strength of dielectric,
then dielectric becomes conductor and this phenomenon is called dielectric breakdown. So अब हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। अब अगर यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है तो E इक्वल टू होगा V बाई डी। अब हम जैसे जैसे V बढ़ाएंगे E बढ़ेगा। So अगर आपका V बढ़ने से E बढ़ेगा और अगर E ग्रेटर देन ES हो जाएगा तो देयर विल डायरेक्ट ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन, सो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा जब E मैक्स हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। जब E बढ़ाएगा V बढ़ेगा। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंटू डी। सो इस प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज ये डी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो बट अगर डी चेंज कर दोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज कर देगा। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है कि आपको जब भी कैपेसिटर मार्केट में मिलता है उसमें दो ही चीज लिखा रहता है, एक उसका कैपेसिटेंस कितना माइक्रोफैराड है और दूसरा व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? अगर आपने कैपेसिटर खरीद लिया मार्केट से और जाके लगा दिया इसको बिना पड़े हुए, ब्रेकडाउन वोल्टेज था 8 वोल्ट, जोड़ दिया वहां पे 20 वोल्ट से गया। कैपेसिटर लगाते ही क्या होगा, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा। कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहा होगा, हम तो लगाए काम नहीं कर रहा है। अरे भाई काम कैसे करेगा, आपने उसको जरा से जोड़ दिया है। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज ES उसके अंदर मीडियम है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है, D उसके बीच का सेपरेशन है। सो अगर आपको मीडियम पता है, उसका राइटिंग पर स्ट्रेंथ पता है, D पता है, आप यू कैन फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मूला पुटिंग। If dielectric strength of medium between capacitor plates is this and separation between plate is 2 centimeter, then find breakdown voltage of capacitor. You have to find breakdown voltage of capacitor. Option A 4 into 10 power 3 volt. Option B 2 into 10 power 3 volt. Option C 4 volt. Option D 40 volt. E मोटा। फटाफट हो गया। इसमें क्या टाइम देना, आपको पता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ES इंटू डी। ES इज डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो आपको दिया हुआ है, ये वोल्ट पर मीटर में है और सेपरेशन सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कितना होगा 2 into 10 power minus 2, that is 4 into 10 volt. So answer is 40 volt. So breakdown voltage is 40 volt. कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर है, मार्केट से हमने कैपेसिटर खरीदा, आपको उसका कैपेसिटेंस पता है कि 6 माइक्रोफैराड है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक है। यह है 3 माइक्रोफैराड और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, लेट्स अज्यूम 12 वोल्ट, ठीक है। हमने मार्केट से दो कैपेसिटर चूज किया, एक 6 माइक्रोफैराड उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट है, एक 3 माइक्रोफैराड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट है। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, हमको सीरीज में जोड़ना है कहीं पे। सो अब क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये सिंपल अलग लैंग्वेज में पूछेगा आपको व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दोनों सेम थिंग है।
मतलब हमें कितना अप्लाई करें मेरा सिस्टम इंटैक्ट रहे, कोई ब्रेकडाउन नहीं करे। सो क्वेश्चन है व्हाट इज, लैंग्वेज सेम है, आप कंफ्यूज मत करना। व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन, या फिर आपको पूछेगा फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, दोनों सेम थिंग है। ऑप्शन ए 4 वोल्ट, ऑप्शन बी 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 18 वोल्ट, ऑप्शन डी 16 वोल्ट, ऑप्शन डी ई 8 वोल्ट। क्या होगा आंसर? हमारे पास दो कैपेसिटर है, अंजार मार्केशन खरीद के लाए हुए हैं, अंजार कैपेसिटर को हमने इसे जोड़ दिया है। व्हाट विल बी ब्रेकडाउन वोल्टेज? ओके, सिंपल तरीका, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों पे चार्ज इक्वल एंड इक्वल। सो इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है? C इंटू वी, मैक्सिमम वी 4 वोल्ट, C 6 है, तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज है हो सकता है 24 माइक्रो, और इस पे कितना हो सकता है 36। ये मैक्सिमम चार्ज सेपरेटली है। अब अगर दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। अगर हम दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े, समझ लो, बस आगे फिर क्वेश्चन ही करना है अगर ये समझ गए तो। अब हमने इस दोनों को सीरीज में जोड़ा है तो दोनों पे चार्ज तो इक्वल होगा, तो हम इसे मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? 24। इससे ज्यादा जो ही देंगे ये तो झेल लेगा 36 तक, बट इसका ब्रेकडाउन देगा। क्यों? अगर हम यहाँ पे चार्ज कर दे 25 हो माइक्रोकूलम, अगर इस पे चार्ज 25 होगा, पोटेंशियल से 25/6 दैट इज मोर देन 4। मैक्स इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो सकता है, मींस इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम 24 माइक्रोकूलम आ सकता है, इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम 26 आ सकता है। अगर हमने कॉम्बिनेशन दिया, दोनों पे चार्ज सेम होना बिकॉज सीरीज में है, और जब चार्ज सेम होना है हम मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं 24, क्योंकि उससे जो ही देंगे ये कैपेसिटर नहीं बचेगा। सो इस कॉम्बिनेशन पे जो मैक्सिमम चार्ज सकता है वो 24 सकता है। अब तो सिंपल होता है, V मैक्स क्या होगा? जब हमको इस पे चार्ज पता चल गया, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 632, सो यहाँ पे जो V होगा, चार्ज हमको पता है, पोटेंशियल हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है 24/2। कुछ गलती की है क्या? सही है, कोई डाउट? कुछ गलती नहीं करना है ना? 24 सही है। इस पे मैक्सिमम चार्ज 6 × 4 24, इस पे 12 × 3 36। अब इस सिस्टम पे मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं 24, उससे जो ही ज्यादा देंगे ये नहीं बचेगा भाई, मर जाएगा। इसके बीच का डायरेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज 24 सकते हैं, मतलब दोनों पे चार्ज इक्वल है, इसमें 24। सब दोनों सीरीज में, व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 632, कैपेसिटेंस 2 है, चार्ज 24 है, पोटेंशियल डिफरेंस के पास क्या होगा 24/2 12। कोई दिक्कत नहीं? ओके, देखो इस केस में यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये पोटेंशियल चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आएगा 4 वोल्ट और यहाँ पे आएगा 8 वोल्ट, दोनों जिंदा है। ये जस्ट बचा है, ये तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ नहीं करना, जब भी सी में दिया मैक्सिमम चार्ज निकालो, डिवाइड सी इक्विवेलेंट, खलास। तो कितना भी देना है दे दो, आंसर आ जाएगा। एक और करवा देते हैं। बहुत कुछ चलते रहता है, आप लोग क्या क्या सोच सकते हो। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ है, इसका 4 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, इसका 12 वोल्ट। देन क्वेश्चन इज फाइंड, मींस लैम्बडा में क्या रखा हुआ है, 3 कैपेसिटर्स of having capacitance 50 microfarad, 10 microfarad and 6 microfarad and having breakdown voltage 4 volt, 8 volt, 12 volt respectively. If they are connected in series, then find breakdown voltage of combination. ये इसलिए लेवल में क्वेश्चन रहेगा, तो मैं इसको ऐसे फिगर दे दिया,
find breakdown voltage of combination. Option A 4 volt, option B 12 volt, option C 20 volt, option D nota. You have to find breakdown voltage of this combination. कोई गलती मत करना, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन दिए हैं. हो गया? ओके. बोलो, इस पे मैक्सिमम चार्ज कर सकता है. कैपेसिटेंस 15, पोटेंशियल पे मैक्सिमम 4, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे Q मैक्स 60 माइक्रोकूलम. इस पे 10 into 8 80, इस पे 72. सो मैक्सिमम चार्ज पे 60 माइक्रोकूलम, इस पे 80, इस पे 72. अब तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज इक्वल होना है, तो इस कॉम्बिनेशन पर मैक्सिमम चार्ज क्या पॉसिबल है ये, बिकॉज इससे आ देंगे तो कैपेसिटर जिंदा नहीं रहेगा. सो मैक्सिमम चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन क्या होगा 60 माइक्रोकूलम. कोई दिक्कत? बिकॉज इस सिस्टम पे अगर इससे ज्यादा चार्ज देंगे, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा. तो 60 माइक्रोकूलम. अब हमको इसके क्रॉस जोड़ना है, तो हमको पता है, एसएमसी इक्विवेलेंट पर डिवाइड कर दो. फिर भी समझा दे रहे हैं एक बार कि इस पे अब सब पे चार्ज हो गया 60 60 60. और इस पे तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, टेस्ट में दिए थे, क्विज में. ये 15 10 एंड 6. सो यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना है 15 10 6 6 6 3, यहाँ आ जाएगा 20. चार्ज पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, तो भी निकाल सकते हैं. तो आंसर क्या होगा 20. कोई दिक्कत? बस एक स्टेप का लास्ट टाइम कितना हुआ है. टाइम तो ऐसे भागता है, ऐसे लगता है कि कोई पीछा कर रहा है उसका. ओके, नेक्स्ट है दिस. ये सब कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है. सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया हुआ है. मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज नीचे लिख रहा हूँ.
ओके, सो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ कैपेसिटर दे दिया है, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, सारा आंसर कैपेसिटर को मिला के इस तरह जोड़ दिया। सबका बैकग्राउंड वोल्टेज आपको ब्लू से लिखा हुआ है, सब कैपेसिटेंस लिखा हुआ है ब्लैक से। क्वेश्चन है फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन है, फटाफट करो फटाफट करो। You have to find breakdown voltage of this combination. फटाफट फटाफट 15, 20, 40, 25 नोट आपका होगा, बिल्कुल सेम टाइम पास। अरे आप इस कॉम्बिनेशन का, हर कॉम्बिनेशन का पॉइंट निकालो। इसका क्या होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज बताओ, इसका क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज क्या होगा इस पे? यहाँ 60, यहाँ 50, यहाँ 30। अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? 30। अरे सी इक्विवेलेंट 15, 10, 6, 6, 3, 2। सो इसका हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट। कोई दिक्कत? अरे इस पे मैक्सिमम चार्ज 60 माइक्रोकूलम, इस पे 50 माइक्रोकूलम, इस पे 30 माइक्रोकूलम। तो इस सिस्टम में मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? 30 माइक्रोकूलम। अरे सी इक्विवेलेंट 15, 10, 6, 6, 3, 2। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज 30/2 15 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? इस पे मैक्सिमम चार्ज 96, इस पे 48, इस पे 40। सो मैक्सिमम चार्ज ऑन द सिस्टम 40 माइक्रोकूलम। सी इक्विवेलेंट 12, 6, 4, 4, 4, 2, तो 20 वोल्ट। इसका मैक्सिमम चार्ज 150, 120, 150। सो मैक्सिमम चार्ज 120 माइक्रोकूलम, राइट? इस पे मैक्सिमम चार्ज 150 से मैक्सिमम चार्ज 120 से मैक्सिमम चार्ज 150, तो पूरे सिस्टम पे मैक्सिमम चार्ज 120 माइक्रोकूलम। और सी इक्विवेलेंट 15, 10, 6, 6, 6, 3। सो 120/3 40 वोल्ट। सो इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट। अब बताओ यहाँ पे हम कितने का सेल जोड़ें कि तीनों सिस्टम बचा रहे, किसी का ब्रेकडाउन नहीं हो। अगर मोर देन 15 जोड़ देंगे तो ये बचेगा क्या? अगर 20 लगा देंगे तो ये दोनों बच जाएगा, ये जाएगा। तो मिनिमम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम क्या लगा सकते हैं? 15। 15 में ये तीनों इंटैक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी देंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट? आंसर क्या होगा? 15। अभी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो होपफुली अब ये बहुत आसान पार्ट था, आपको क्लियर रहेगा। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आसान है बिल्कुल। अब लिखे टॉपिक, इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स due to insertion of dielectrics between capacitor plates. Effect on different parameters due to insertion of dielectrics between capacitor plates. अब ध्यान दो, हमने एक बार ये चीज किया था सारा पैरामीटर कब? जब डिस्टेंस को d से 2d किया था। कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, फोल्डिंग प्लेट्स क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, सब कुछ किए थे, याद है? बोलो क्या हमारा याद है ना? सब कुछ किया था ना जब डिस्टेंस d से 2d किए थे। उसमें दो केस लिए थे। केस 1 कैपेसिटर वाज आइसोलेटेड, मतलब कोई कनेक्शन नहीं था सेल से। और केस 2 क्या लिए थे? जब उसको सेल से जोड़ के रखे थे। यहाँ पे भी दो केस लेंगे। सो केस 1
सो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, क्यू कांस्टेंट। आपको यहाँ पे करके लैंग्वेज में लिखता है डायरेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एट कांस्टेंट चार्ज और सेकेंड टू में एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपको बिल्कुल क्लियर से कांस्टेंट चार्ज मतलब कोई बाहर से कनेक्शन नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसको स्टिल से जोड़ के रखे हुए हैं। सो कांस्टेंट चार्ज मतलब क्या है कि हमारे पास ये कैपेसिटर प्लेट है, अब इसके बीच डायरेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिए, कंप्लीट डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया पूरा, और हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज था पहले प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और इस पे कुछ आया सिग्मा इंड्यूस्ड। सो हमको डिफरेंट पैरामीटर्स देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं Q क्या होगा। सो अगर QI कुछ Q0 था तो QF भी Q0 होगा, क्योंकि क्या यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर भी सेम रहा। अगर यहाँ पे चार्ज था प्लस Q, सो अभी भी प्लस Q0 ही रह गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर अभी भी यही है जो इसका प्लेट पे चार्ज है, ये जो अंदर चार्ज का चार्ज कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी Q0 का Q0 ही रहा। कोई शायद से दिए कहाँ है, इस पे सिर्फ आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज ऑन कैपेसिटर अगेंस्ट सेल। ओके, कैपेसिटेंस क्या होगा, ये तो बिल्कुल थंब रूल है कि अगर डायरेक्ट्रिक डालेंगे इट बिकम्स K टाइम्स, इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसके बारे में बिना किसी सोचे आपको मानना है। अगर क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मटेरियल बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है। सो अगर हमने डायरेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल किया, कैपेसिटेंस विल बिकम्स K टाइम्स, कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स विदाउट एनी सेकंड थॉट। सो K टाइम्स हो गया, क्यों, A एप्सिलॉन नॉट इनटू KYD हो जाता है, तो ये हो गया। थॉट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पहले मानते V नॉट था, VI पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये अब क्या होगा। सो V इक्वल टू Q बाय C, Q सेम रहा, C K टाइम्स हो गया, सो इट विल बी Q नॉट बाय K C नॉट, इट बिकम्स V नॉट बाय K। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर देगा, पहले अगर V नॉट था तो V नॉट बाय K हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई डाउट। तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो अगर EI E नॉट था तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं EF हो जाएगा E नॉट बाय K, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक जो है आइसोलेटेड है। अगर सॉरी जिसको बैटरी से इसको हम कैपेसिटर को नहीं जोड़े हुए, या इसको छोड़ो, उस लॉजिक को छोड़ो, आपको पता है E इक्वल टू V बाई D तो सेम है, तो अगर V हो गया V नॉट बाई K टाइम्स, तो यहाँ से सकते हैं EF इक्वल टू VF बाई D, फिर बिकम्स E नॉट बाई K, because VF becomes 1 by K times, VF becomes 1 by K times, so EF will become 1 by K times। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये सब एग्जाम्स में आता है, आपको सब कुछ कर याद करोगे कंफ्यूज करोगे, आपको सब कुछ समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन ये कांस्टेंट चार्ज पे रखा हुआ है, मतलब कैपेसिटर में आइसोलेटेड है, बाहर कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है, तो चार्ज चेंज नहीं करेगा। सबसे पहला चार्ज मतलब जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लिया। सबसे देखना हमेशा कैपेसिटेंस क्या होगा, हमेशा K टाइम्स होगा, चाहे जो भी केस हो, केस चार्ज जोन कांस्टेंट हो या वोल्टेज कांस्टेंट हो, कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स। जब ये दोनों मिल जाएगा तो थर्ड अपने आप निकलेगा, Q इक्वल टू C से थर्ड अपने आप निकल जाएगा। तो मेरा थर्ड निकल गया, वोल्टेज बिकम 1 बाई K टाइम। जब वोल्टेज निकल जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से निकल जाएगा, बिकॉज E इक्वल टू V बाई D है, ये वैलिड है हमेशा, बिकॉज E इक्वल टू V बाई D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। सो ये हो गया E नॉट बाई K टाइम, E नॉट बाई K हो गया पहले से। अब आते हैं एनर्जी। पहले था मान लिए E नॉट, अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना आसान है, Q स्क्वायर टू C हाफ C V स्क्वायर, क्या यूज करें, Q स्क्वायर टू C, ज्यादा इजी है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है क्यों, सो EF लिखते हैं, EF इक्वल टू QF स्क्वायर बाई 2CF, QF तो Q नॉट ही रह गया, and CF becomes KC naught, to become Q naught squared by 2KC naught, that is U naught by K, energy decrease कर गया।
एनर्जी डिक्रीज कर गया भाई, तो कहां गया? हीट लॉस। कहां हीट लॉस हुआ भाई? यहां कौन सा करंट फ्लो कर गया? मतलब कुछ भी बोल दो, हीट लॉस कहां हो गया इसमें? तो करंट फ्लो किया क्या? ये हीट लॉस। एनर्जी कहां गया? तो सोचने वाली बात है, तो समझते हैं एनर्जी कहां गया। सो अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे हम इसको डायरेक्टली को इंसर्ट करें, उस प्रोसेस पे जाएं थोड़ा। हम बीच का स्टेप लेते हैं, कहीं मानते पूरा नहीं फील किया ऐसा कुछ, तो डायरेक्टिक आ रहा है। सो यहाँ पे इंडक्शन हुआ माइनस 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 प्लस। अब बताओ जहाँ प्लस या माइनस है इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इस प्लेट के कारण इस डायरेक्टिक को जो हम जो हल्का इंसर्ट कर दी, थोड़ा अंदर डाल देंगे, इनफैक्ट हम फोर्स का वैल्यू निकलवाएंगे आपको अगले क्लास में, बट अब भी हम यहाँ प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यहाँ प्लस माइनस में, यहाँ प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, मींस इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक को अगर इसे कैपेसिटर के थोड़ा सा अंदर लाके छोड़ दें, ये खुद अंदर आ जाएगा। हम इसको बस थोड़ा सा अंदर लाके छोड़ दें, ये डायरेक्ट्रिक जो होगा वो खुद अंदर आ जाएगा, स्लैब खुद अंदर आ जाएगा। और जब ये पूरा फिल होगा, इस कंडीशन में आएगा, तो क्या उसका वेलोसिटी कुछ गेन नहीं कर लेगा क्या? ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्शन फोर्स है, वेलोसिटी आएगा, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, मतलब पूरा अंदर जाएगा, तो गेन सम वेलोसिटी, जिसके कारण बाहर निकलना शुरू कर देगा। फिर ऊपर फोर्स लगेगा, फिर ये ऊपर आएगा, इस तरह से चलते रहेगा। मोशन पीरियडिक होगा, क्या होगा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बट हमको इतना पता है अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक को छोड़ दें तो यहाँ पे जब पूरा फिल होगा इट विल गेन सम वेलोसिटी, और यहाँ रुकेगा नहीं, फिर बाहर आना शुरू कर देगा। बट हमको तो फिल के रोकना है, मीन्स हमें ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, तब भी हम इसको इंसर्ट करके अंदर ला रहे हैं। तो अभी हम इसको इसका काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे होता है उसको रोक रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स वर्क डन कर रहा है, तब भी ये यहाँ आके रुक रहा है, अदरवाइज इसको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो खुद अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद यहाँ रुकेगा नहीं और बाहर आना शुरू करेगा, यहाँ वेलोसिटी गेन कर लेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। सो अगर आपको कंप्लीटली फिसल के रोकना है, मींस यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो अब मेरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है और ये आ रहा है नीचे, सो यू आर डूइंग सम नेगेटिव वर्क, और वही वर्क डन का एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करने में हम लोग नेगेटिव वर्क को प्रूव कर देंगे। जब फोर्स निकलवाएंगे आपको हम दिखा देंगे वर्क डन जो है मेरा, दैट वर्क डन इज सेम एज चेंज इन दिस डिक्रीज एनर्जी। कोई दिक्कत? सो हम जो इसको इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने में वर्क डन कर रहे हैं। सो नेगेटिव वर्क डन के कारण एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग इंसर्शन, ये भी हम निकालते हैं, फिर इसको हम अगली क्लास में प्रूफ करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, बट अभी वर्क थ्योरम से निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स Vf minus Ui, that is U naught by K minus U naught, that is U naught into 1 by K minus 1. You can see it negative हो because this quantity is less than 1. So हमने ये वर्क डन किया, उसको डायरेक्टिव को इंसर्ट कर दिया। क्लियर? सो ये पैरामीटर देखिए। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन प्लेट्स। टाइम कितना हुआ? नेक्स्ट क्या है? फोर्स बिटवीन प्लेट्स। ये मिटा रहा हूं। Force between plates. So देखते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, क्या करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अब क्यू सेम रहा, सो एफ इनिशियल ये था, एफ फाइनल क्या हो जाएगा? क्यू सेम
टू एरिया सेम हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। सो एफ फाइनल इक्वल टू एफ इनिशियल बाई के। गलत, ये कौन मिस्टेक होता है, ये कौन मिस्टेक है? अब मैं इसको समझते हैं कैसे करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं जानबूझ के लिखता हूं ताकि आप याद रखें ये गलत है। और आपके दिमाग में कुछ ऐसा आए तो बोलेगी ये गलत है, बिकॉज फोर्स का मतलब डेरिवेशन हम कैसे फोर्स डिराइव किए थे। हम जब फोर्स में प्लेट निकाले थे हम कैसे डिराइव किए थे, हम उस पर जा रहे हैं। यहाँ है प्लस सिग्मा, यहाँ है माइनस सिग्मा। यहाँ है चार्ज माइनस सिग्मा आई और यहाँ है प्लस सिग्मा आई। अब हमको इस पे फोर्स निकालना है। इस पे कॉमन फोर्स निकाल लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये तीन चार लगाएगा ना, खुद अपने ऊपर नहीं लगाता है। सो हम लिखते हैं फोर्स, ये मानते हैं प्लेट ए है और ये है प्लेट बी। फोर्स ऑन प्लेट बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट बी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो फोर्स की फैक्टर लेते हैं, ड्यू टू प्लस सिग्मा चार्ज ऑन प्लेट बी अपने आप नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस ड्यू टू प्लस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा आई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसका इसका इसका। अब बताओ इसके कारण प्लस सिग्मा आई कारण फील्ड किधर होगा, सॉरी माइनस सिग्मा आई कारण फील्ड इधर, इस पॉइंट, हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, सॉरी इस पॉइंट पे, इसके कारण फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक फील्ड इधर होगा और इससे काइनेटिक फील्ड इधर होगा इधर। अगर हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, बीच में हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे इस माइनस कारण फील्ड मेरी तरफ, प्लस कारण फील्ड उधर। सो ये दोनों का फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो ये दोनों मिलके क्या हो गया, जीरो। लॉजिकल, इसके कारण सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स मी, और इसके कारण सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन। सो नेट जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा। सो क्यूबी क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये माइनस है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इसको हम उधर पॉजिटिव माने हुए हैं, सेम आ गया। पहले फोर्स तो यही था, पहले फोर्स क्या था ये, सो नो इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन प्लेट्स इन दिस केस, नो इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन प्लेट्स। आपको बिल्कुल मैं सब कुछ समराइज कर रहा हूं। फर्स्ट केस है कांस्टेंट चार्ज पे डायलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेट्स के बीच इंसर्ट कर रहे हैं, तो चार्ज कांस्टेंट दे दिया है केस में, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं। कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स होगा, सो Q कांस्टेंट, कैपेसिटेंस के टाइम्स, V इक्वल टू Q बाई C, सो V हो जाएगा 1 बाई के टाइम्स, E इक्वल टू V बाई D, सो E भी हो जाएगा 1 बाई के टाइम्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमको निकालना एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे दो है हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। यहाँ आसान क्या लगाना है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, बिकॉज यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है, सो क्यू कांस्टेंट रहा, c बिकम्स के टाइम, सो एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2kc, सो एनर्जी बिकम्स 1 बाई के टाइम्स। एनर्जी डिक्रीज किया तो कहाँ गया, एक्सटर्नल फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया टू इंसर्ट डायरेक्ट्रिक स्लोली, राइट। फोर बिटवीन प्लेट्स ये देख लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हो गया केस कंप्लीट। एग्जाम्स में आता है कुछ भी, अब इसमें से ऑप्शन नहीं देगा आपको, अब मैं दूंगा सारा ऑप्शन एक साथ। अब आता है केस 2, एट कांस्टेंट वोल्टेज, इसको दो लैंग्वेज स्ट्रैप लगेगा, कांस्टेंट वोल्टेज क्या बोलेगा, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द सेल, इसको हम सेल से कनेक्ट करके रखे हुए हैं, परफेक्टली एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंडक्टर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। अब डायरेक्ट्रिक डाल रहे हैं,
तो पहला जो दिया हुआ वही इनिशियल केस वी आई इक्वल टू वी नॉट, तो वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये वी नॉट दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, सो वी एफ भी वी नॉट। आपको बार बोल रहे हैं सेकेंड कैपेसिटेंस का थंब रूल है, विल बिकम के टाइम्स, इसको कोई मतलब नहीं है क्या केस है, बिकॉज डायरेक्टिक डाले तो के टाइम्स होना ही होना है, ये तो निकल गया। अब चार्ज इस दोनों पे डिपेंडेंट है, थर्ड क्वांटिटी फर्स्ट टू पे डिपेंडेंट होगा, सो अगर क्यू आई इक्वल टू क्यू नॉट है, सो क्यू एफ क्या होगा, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, सो के सी नॉट वी नॉट, राइट, मतलब दैट इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू नॉट। पहले क्यू नॉट क्या था, सी नॉट वी नॉट, अब हो गया के टाइम्स क्यू नॉट, मतलब पहले इस पे इनिशियली चार्ज था प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और अब चार्ज क्या हो गया फाइनल के क्यू नॉट माइनस के क्यू नॉट, सो यहाँ पे चार्ज फ्लो किया के माइनस वन क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू के माइनस वन सी नॉट वी नॉट, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत? ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बाई डी, हमेशा ये आसान रहेगा, सो भी में कोई चेंज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं। कैसे, बिकॉज इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, कोई दिक्कत? सो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम करता, वहां पे कांस्टेंट चार्ज होता, यहाँ पे चार्ज मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। जब ये चेंज होगा, यहाँ क्यू नॉट से के क्यू नॉट हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह गया, नहीं, पहले था सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गया के सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो के टाइम्स तो किया बट ये चेंज गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पहले चार्ज सिग्मा था, अब मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो जाएगा, वो क्या होगा, बोलो, के सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका के टाइम्स कर रहा है, तो वो मैंने बोला वो गलत नहीं है, मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया, उसको के बाय के कर दिया। पहले मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ यहां पे चार्ज सिग्मा नॉट था, सो सिग्मा एफ नाउ बिकम्स के सिग्मा नॉट, सो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया, उसको बाय के किया, मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको बाय के किया। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको क्या बोला, जब भी ई देखना है वी बाई डी देखो, उससे आसान दिखेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को। सो वी बाई डी से देखो, यहाँ भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसके बीच का प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। पिछले केस में क्यू कांस्टेंट था, सी के टाइम्स हुआ, तो भी हो गया था 1 बाई के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी से 1 बाई के टाइम्स, तो किससे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वी से, वी बाई डी से, ठीक है, ओके, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें क्लास में बोलता खुद से बोलो, सब लोग फटाफट बोलते थे लोग। अब ई आई निकल गया, अब नेक्स्ट क्या था, एनर्जी, ओके, यहाँ क्या यूज करना आसान है, हाफ सी वी स्क्वायर, सो इनफ क्या होगा, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, क्या गसी हो गया, के सी नॉट वी नॉट कांस्टेंट है, एनर्जी बढ़ गया। यहाँ भी थोड़ा उधर अब जो सर आप तो बहुत हीरो बने थे कि जब प्लेट डाल रहे हैं एक्सटर्नल फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है तो ठीक है, कर तो रहा है, तो एनर्जी तो घटना है, एनर्जी बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे एक और बैटरी कर रहा है वर्क डन एक्सटर्नल एंड दैट इज पॉजिटिव, सो व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी क्या है, कितना चार्ज फ्लो किया, के माइनस 1 सी नॉट वी नॉट इनटू वी नॉट, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, सो ये दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी वर्क डन कर रहा है। सर यहाँ हीट लॉस तो करने वाला नहीं यार, ये परफेक्ट कंडक्टर है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन किया मतलब परफेक्ट कंडक्टर है। हम जब आपको हीट लॉस निकलवाए थे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मेंटेन करते, उसको इनफाइनाइट टाइम में चार्ज हो रहा था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए हुए है, इसका मतलब परफेक्ट कंडक्टर है, कोई हीट लॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो गया, जो चार्ज फ्लो किया इनटू दिस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज का एनर्जी बढ़ रहा है, मींस वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव, सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसका वर्क डन क्या होगा, निकाल सकते हैं, यू आई प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू एफ,
ये तो कहीं थोड़ा बोलता है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यूएफ माइनस यूआई माइनस वर्क डन बाय बैटरी। करो ऊपर मिटा रहे हैं। So work done by external force is equal to, what is UF? अभी निकाले थे हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस UI हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। व्हाट एम बैटरी K माइनस 1 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये ना देखो कुछ कॉमन आएगा, सी नॉट वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर कॉमन, दैट विल बी K बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस K माइनस 1, राइट। सॉरी दिमाग में कुछ और क्वेश्चन चल रहा है। K माइनस 1 माइनस K प्लस 1, कुछ गलती की है, हाँ बिल्कुल गलती की है। कैसे इंडिपेंडेंट कैसे आ जाएगा, 2 K माइनस 1 देखो होगा माइनस 2K प्लस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट स्क्वायर 2K 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस K बाई 2। देखो नेगेटिव ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है ना, तो बिकॉज K इज मोर देन 1, सही है। तो क्वेश्चन चेक करा ना, बट हमको लग रहा है सही है, कोई दिक्कत। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, UF माइनस UI माइनस वर्क डन बाय बैटरी। इसको बस हमने सॉल्व कर लिया। सही लग रहा है, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो एक लास्ट बचा हुआ है फोर्स बिटवीन प्लेट्स, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगेन सेम लॉजिक जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। जब भी फोर्स बिटवीन प्लेट्स निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई। अब यहाँ पे अब चार्ज क्या हो गया है, K सिग्मा नोट, राइट। सिग्मा बिकम्स K टाइम्स, हम लोग देख चुके हैं, Q बिकम्स K टाइम्स बिकॉज C बिकम्स K टाइम्स माइनस K सिग्मा नोट। सो फोर्स ऑन प्लेट भी फिर से निकालते हैं, इक्वल टू QB into electric field due to plus K sigma naught plus electric field due to minus sigma I plus electric field due to plus sigma I। यही ना, अगेन इस पॉइंट पे दोनों का फील्ड कैंसिल हो जाएगा। आपको हम पिछली बार दिखा चुके हैं, फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इट इज QB into K sigma naught by 2 epsilon naught, and what is QB now? It is K sigma naught into area. So it becomes K squared sigma naught squared area by 2 epsilon naught, right? So this is K squared F naught, because initial force ये होता हम लोग पढ़ चुके हैं, Q squared by 2 epsilon naught या sigma naught squared by 2 epsilon naught, sorry sigma naught squared by 2 epsilon naught. So force becomes K times माइनस साइन सिग्निफाइज, यहाँ माइनस होगा, इस सिग्मा फोर्स इज अट्रैक्टिंग इस डायरेक्शन में, बिकॉज हम उधर पॉजिटिव माना हुआ है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन प्लेट becomes K squared times
नहीं तो हमने देखा जब कांस्टेंट चार्ज पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए थे, फोर्स इन प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, बट इफ वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, force between plate becomes k square times of initial force of attraction. So ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अगर कुछ बचा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस अगर पार्शियली फिल होगा तो क्या होगा, जब कंप्लीटली फिल हो के टाइम्स हो गया, राइट। अगर पार्शियली फिल डाइलेक्ट्रिक मींस कैपेसिटर विद पार्शियली फिल डाइलेक्ट्रिक, और फिर वही कितना फोर्स लगता है, क्या वर्क डन होगा, बस कंप्लीट है ऑलमोस्ट। होपफुली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।